सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण के मैराथन सीरीज का ये पहला भाग होगा। इसके बाकी के पार्टों को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दिए गए लिंक से देख पाएंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर और ये होगा वर्ण। हिंदी ग्रामर में सबसे पहले आपको इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। सबसे पहले बात करें कि वर्ण होता क्या है, तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसका और कोई खंड नहीं किया जा सकता। जैसे कि अ, बड़ी ई, व, च, क, मतलब ऐसा खंड जिसके बाद अब उसे और नहीं तोड़ा जा सके उसे हम कहेंगे वर्ण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में कुल मिलाकर के 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है। मतलब कोई भी वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उसे हम क्या कहेंगे, स्वर। अब स्वर कौन कौन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, अंग, अ, रे और रे। अब यहाँ पे जो स्वर होता है इसके भी 2 भेद होते हैं। स्वर में पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं, तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए और ओ को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। और इसके बाद जो आय है और औ है इन दोनों को हम कहते हैं संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको आप देखेंगे तो अ और आय को मिला करके आय बना दिया गया है। उसी तरह अ और ओ को मिला करके औ बना दिया गया है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि स्वर और व्यंजन। स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर भी 2 तरह के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर उन्हें हम कहते हैं जिसमें अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए और ओ आए, और संयुक्त स्वर कहते हैं आय और ओ को। यहाँ पर जो मूल स्वर है इनको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। अब ह्रस्व स्वर उन्हें हम कहते हैं जिनके उच्चारण में मतलब कम से कम मात्रा लगे, छोटी वाली मात्रा लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, छोटाऊ, री या फिर छोटी, इनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसके अलावा दीर्घ स्वर किनको कहते हैं, तो दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। जैसे अगर इसमें ह्रस्व में अ है तो दीर्घ में आ हो जाता है। ह्रस्व में छोटी ई है तो दीर्घ में बड़ी ई हो जाता है। ह्रस्व में छोटाऊ है तो दीर्घ में बड़ाऊ हो जाता है। इसके अलावा ए, आए, ओ और औ को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। लेकिन इसमें से जो तीसरा है ये है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर उनको कहते हैं जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे। जैसे यहाँ पर आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई देता है, जैसे हम कहते हैं सुनो, राम, ओम। तो यहाँ पर जो ये शब्द का प्रयोग आप देख रहे हैं ये होता है क्या, प्लुत स्वर। तो मूल स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में सबसे कम समय, दीर्घ में ह्रस्व से 2 गुना समय, प्लुत में 3 वर्णों के बराबर समय, और वहाँ पर आपको ये प्लुत वाला चिन्ह देखने को मिलता है। इसके अलावा ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संवृत्त या फिर विवृत्त स्वर क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें संवृत्त स्वर की, तो संवृत्त स्वर उनको कहते हैं कि जिनके उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ठीक, मतलब पतला हो जाता है। जिनके उच्चारण में मुख का द्वार पतला हो जाता है या फिर सकरा हो जाता है उनको हम कहते हैं संवृत्त स्वर। इनमें आते कौन कौन से हैं, तो ई, बड़ी ई, छोटाऊ और बड़ाऊ। तो ये आप इनका नाम जरूर याद रखिए। ये आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऊ क्या है, संवृत्त है या फिर विवृत्त है। इसके अलावा अगला है अर्ध संवृत्त स्वर। तो अर्ध संवृत्त स्वर में क्या होता है कि जो मुख द्वार है ये कम सकरा होता है। मतलब यहाँ पर भी सकरा होता है लेकिन कम सकरा होता है, और इसमें होते हैं केवल 2। तो ये है ए और ओ। यहाँ पे परिभाषा जानना आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे याद रखते हैं तो परीक्षा में आपसे यही डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यह है विवृत्त स्वर। तो विवृत्त स्वर में क्या होता है कि आपका पूरा मुंह खुला होता है, जैसे कि आ और आ। यहाँ पर इनकी संख्या भी केवल कितना होती है, 2 होती है। अर्धविवृत्त स्वर, तो अर्धविवृत्त स्वर में आपका जो मुंह है आधा खुला होता है
और इनकी संख्या होती है 4। ए, आए, ओ, औ और आ। तो ये 4 होते हैं अर्धविवृत्त। विवृत्त में होते हैं केवल 2, अर्ध संवृत्त में होते हैं 2 और संवृत्त में होते हैं 4। बात करते हैं अनुनासिक की। तो अनुनासिक ऐसे वर्णों को कहा जाता है, ऐसे स्वरों को कहा जाता है जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे कि गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। तो यहाँ पर जो आप ये वाला देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। अब उसी तरह आता है अनुस्वार। तो स्वर के अंत में आने वाला है और इसकी ध्वनि है ये नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। आगे बढ़ते हैं तो यह है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक इसमें क्या होता है कि मुंह से बोले जाने वाले सस्वर्ण वर्णों को हम क्या कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे कि इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। आगे बढ़ते हैं तो यह है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है कि ये अनुस्वार के तरह स्वर के बाद में आता है और यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जहाँ पर किसी भी स्वर के बाद इस तरह आपको अनुस्वार विसर्ग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं व्यंजन की। अभी तक आपने स्वर देखा, अब है व्यंजन। तो व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर किसे कहते थे, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और इनको हम कहते हैं व्यंजन, जैसे क, ख, ग, च, भ, म इत्यादि। अब क से लेकर विसर्ग तक, क से लेकर के विसर्ग तक जो सभी वर्ण हैं ये व्यंजन होते हैं। जैसे आप देखिए स्वर में आप अ को देखते हैं और इसमें अगर ख में आधा ख में अ को जोड़ा गया है तभी ये पूरा ख हुआ है और इसीलिए जो ये ख है ये व्यंजन है। यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। हमने पूरा स्वर और व्यंजन मिलाकर कितना आपको बताया था, 52। केवल व्यंजन पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा कितना, 33। अब ये व्यंजन भी होते हैं 3 प्रकार के, पहला स्पर्श, दूसरा अंतःस्थ और चौथा ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो स्पर्श से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को छुए उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब ये जो मुंह के भाग हैं यह कंठ हो सकते हैं, तालु हो सकता है, मूर्धा हो सकता है, दांत हो सकता है या फिर होठ भी हो सकता है। तो इस तरह जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कुल मिलाकर कितना होती है, 25। बस आप इतना जानिए कि स्पर्श व्यंजन उनको कहते हैं जो कि जीभ जिनके द्वारा मुंह के किसी भी अंग को छुए और इनकी संख्या होती है 25। इसमें जो पहला होता है ये होता है कंठ। कंठ वाले जो व्यंजन होते हैं ये गले से इनकी आवाज़ आती है, जैसे कि क, ख, ग, आप खुद उच्चारण करके देख सकते हैं। दूसरा होता है तालव्य, यानी कि जो तालु होता है वहाँ से आपको आपकी जीभ उसके आपके तालु पे टकराती है, जैसे कि च, छ, ज, झ, इया, आप खुद उच्चारण करके देख सकते हैं। तीसरा होता है मूर्धन्य। तो जो कठोर तालु है इसके अगले भाग पे जीभ टच करती है, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ और अड़, जिसमें ड और ड भी आता है। अब दंत मतलब इसमें जीभ आपके दांतों को टच करती है, त, थ, द, ध, न और ओष्ठ, यानी कि आपके दोनों होठों से ये आवाज़ आती है, प, फ, ब, भ, म। अब इस चैप्टर का, पूरे इस वर्ण वाले चैप्टर का सबसे जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो यही है। आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे अधिक चांस होते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें अंतः का मतलब होता है भीतर, यानी कि उच्चारण के समय यह इस व्यंजन का जो उच्चारण होता है मुंह के भीतर से होता है, मुंह के भीतर आपको देखने को मिलते हैं। ये व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। अगेन आपको बता दें कि परिभाषा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप ये जानिए जब भी आपको अंतस्थ कहा जाए इसका मतलब कि आपको इन 4 व्यंजनों के बारे में पता चल जाना चाहिए, य, र, ल, व। इसके अलावा अगला है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म मतलब होता है क्या, गर्म, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकरा करके सांस में गर्मी पैदा कर दे, ऊष्म पैदा कर दे, उनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4। कौन कौन, स, स और ह। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या 25, अंतस्थ की 4, य, र, ल, व, ऊष्म की 4, स, ह। अब अगर हम वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के भेद करें तो ये होते हैं 2 प्रकार के, जिसमें होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। मतलब कि कितना हवा आपके इस उच्चारण में काम कर रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके किसी भी उच्चारण में अल्प मात्रा में हवा निकले तो इसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे क, ग, ज, या, ट, तो इनको हम कहते हैं अल्प प्राण। अब
आप इसे कैसे आसानी से याद कर लेंगे, तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे एक क वर्ग होता है, जैसे इसमें क वर्ग में आप देखेंगे कि क ख ग घ आ गया, च वर्ग है च छ ज झ यहाँ आ गया, ट वर्ग है ट ठ ड ढ अड़ आ गया, त वर्ग है, तो कुल मिला के 5 वर्ग होते हैं। तो इन वर्गों में से आप देखेंगे तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो भी व्यंजन होंगे ये होंगे अल्प प्राण। यहाँ पे आप देखिए पहला मतलब कि क हो जाएगा, च हो जाएगा सबका पहला, तीसरा मतलब कि ग इस तरह, और पांचवा, ठीक, सबका पांचवा, तो ये क्या हो जाएंगे अल्प प्राण। यानी कि अल्प प्राण में आपको क्या देखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसके अलावा जो अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण होते हैं। यानी कि आपको याद रखना है पहला, तीसरा और पांचवा, इसके अलावा य, र, ल और व, ये सब क्या होते हैं अल्प प्राण व्यंजन। इसके बाद एक होता है महाप्राण, मतलब जिनके उच्चारण में अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलती है, इनको हम कहते हैं महाप्राण। तो महाप्राण में क्या होगा दूसरा और चौथा। अब दूसरा और चौथा कौन कौन है, तो देखिए अगर हम इसे एक बार साफ करके देंगे तो दूसरा कौन कौन होगा, ख सब में दूसरा, और चौथा घ, झ, ड, ध और भ। यानी कि हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा ये क्या होगा महाप्राण। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। इसके अलावा जो उष्म व्यंजन होते हैं स, स, ह, ये भी महाप्राण में आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे जितना अच्छे तरीके से याद कर लें। अगर एक बार में नहीं होता है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उनको कहते हैं जो कि किसी से संयुक्त होकर बनते हैं। जैसे कि कच्छ, कच्छ किससे बनता है, आधा क, स और अ। परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है कि कच्छ कैसे बनता है, त्र क्या क्या जुड़ करके बना है, तो आधा त, आधा र और अ। अज्ञा तो आधा ज, या और अ। सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है अज्ञा वाला, और स्र भी पूछा गया है तो आधा स। अब स 3 होते हैं तो इसमें ये बड़ा वाला स होता है, र और अ। अब इनसे बनता है श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण, और अज्ञा से बनता है सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। तो इस तरह इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। आप इसे जरूर याद कर लें। संयुक्त मतलब होता है जुड़ करके बनना। अगला है द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन का मतलब ये होता है कि जब एक व्यंजन अपने जैसे लगने वाले एक व्यंजन से मेल कर ले तब वहाँ पे क्या होगा द्वित्व व्यंजन होगा। कोई भी व्यंजन अपने जैसे समरूप व्यंजन से मेल करे तो वहाँ पे क्या होगा द्वित्व व्यंजन होगा। जैसे कि पक्का, इसमें क्या है क और क दोनों मेल किए हैं, च और च, कच्चा, चम्मच, पत्ता। एक उदाहरण है द्वित्व व्यंजन का जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, यह है दिल्ली। दिल्ली ये उदाहरण बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसमें आपको ल और ल देखने को मिल रहा है। तो द्वित्व व्यंजन ये है। अब बात करते हैं घोष और अघोष व्यंजन की। जैसे आपने अल्प प्राण, महाप्राण को देखा, उसी तरह है घोष और अघोष। अब नाद की दृष्टि से मतलब उच्चारण की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उनको हम घोष कहते हैं, और जिनमें ये झंकृत नहीं होती हैं उनको हम अघोष कहते हैं। फिर से आपको बता दें कि आपको ज़्यादा परिभाषा पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप केवल ये जानिए कि जो अघोष वर्ण होते हैं, ये प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा, देखिए सबका पहला दूसरा है, ठीक, और स इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है अघोष वर्ण। अघोष में क्या होगा पहला, दूसरा, सारे वर्गों का पहला, दूसरा, और स और स, इनको क्या कहेंगे हम अघोष वर्ण। और घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके अलावा य, र, ल, व और ह, ये होता है आपका घोष वर्ण। अब देखिए ये परीक्षा में कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें ये पूछ ले कि ग क्या है, ग क्या है, तो ग को आप ये बताएंगे कि ये कंठ है, कंठ से इसका उच्चारण होता है, और ये क वर्ग का है। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि ये अल्प प्राण है। क्या है अल्प प्राण है। ग आपको आप बताएंगे कि ये अल्प प्राण है और ये घोष वर्ण है। तो जब परीक्षा में पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा, ऑप्शन दे देगा अल्प प्राण, घोष, महाप्राण, अघोष, महाप्राण, घोष।
तो इस तरह कई आपके विकल्प देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, अगर आप इसे पहली बार इस तरह पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। घोष होता है पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके अलावा य, र, ल, व और ह। जबकि अघोष होता है पहला और दूसरा, स और स। तो ये है घोष और अघोष। अब ये उच्चारण स्थान है जिनको आपको जानना चाहिए, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे हमने आपको बताया भी था। कंठ में क्या होता है, पूरा क वर्ग होता है। इसके अलावा अ, आ, ह और विसर्ग वाले जितने भी होते हैं सबका उच्चारण कंठ से होता है। तालव्य में क्या होता है कि तालु और जीभ का स्पर्श होता है, इसमें पूरा च वर्ग होता है, लेकिन छोटी ई, बड़ी ई, य और स भी इसमें आते हैं। मूर्धन्य में मूर्धा और जीभ वर्ग के स्पर्श वाले होते हैं, इसमें पूरा ट वर्ग होता है, र और स भी आता है। दंत से दांत और जीभ के स्पर्श वाले होते हैं, पूरा त वर्ग होता है। त वर्ग कहने का क्या मतलब, त, थ, द, ध, न पूरा। ल और स होता है। ओष्ठ में क्या होता है, उ बड़ा ऊ होता है और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। कंठ तालव्य जिनका उच्चारण कंठ तालु के जीभ के स्पर्श से होता है, तो ये होते हैं दो, ए और आय। कंठोष्ठ कंठ और ओष्ठ दोनों से, ये होते हैं ओ और आओ। दंतोष्ठ दंत और ओष्ठ दोनों से, ये होता है व। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो वर्ण में आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। अब एक देख लेते हैं उदाहरण कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं। यह आपके लिए क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइएगा। ये है संज्ञा, और संज्ञा का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, श्याम एक व्यक्ति का नाम है तो यह एक संज्ञा है। दिल्ली एक स्थान का नाम है, यह एक संज्ञा है। आम किसी फल का नाम है, यह भी एक संज्ञा है। मिठास यह एक भाव है, यह भी संज्ञा है। तो किसी भी वस्तु का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, तो इस तरह का कोई भी नाम होगा उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा। अब बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा का प्रकार जब आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अगर व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा का प्रकार पूछा जाए तो ये होगा तीन में पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। अगर यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ये होती है 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो वहाँ पर अगर आपको इस तरह का विकल्प दिखता है, वहाँ पे केवल 5 लिखा है, तो आपको इसी वाले के साथ जाना चाहिए। अगर ये पूछ दे कि अर्थ के आधार पे, तब तो 5 होगा, लेकिन अगर व्युत्पत्ति का नाम कहीं से भी आ जाता है तब आपको बताना होगा कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, जो इसमें से पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का कोई नाम होगा, वो होता है व्यक्तिवाचक। मतलब कि जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, श्याम, इसी तरह टेबल, कुर्सी, कार, दिल्ली, मुंबई किसी शहर का नाम है। तो इस तरह का जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का बोध करवाए उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यहीं पे कोई ऐसा शब्द जिसको लेने से उसके पूरे जाति का बोध हो, जैसे कि अगर हम कहें कि नदी, ठीक, तो नदी मतलब क्या, नदी अगर कहने से क्या मतलब समझते हैं, तो नदी होती है कई, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह की जितनी भी हैं उनको हम क्या कहेंगे, नदी। तो इस तरह अगर आप कहेंगे पर्वत, तो पर्वत भी कई हैं। तो अगर ये कह दिया जाए कि गंगा, अगर आपको ये गंगा कहा जाए तो गंगा का मतलब होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर गंगा के जगह पे कहा जाए कि नदी, तो नदी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इस नदी से पूरे नदी के जाति का बोध हो रहा है। उसी तरह अगर कहा जाए लड़का, लड़का मतलब कि कोई भी लड़का जिसका नाम राम, श्याम कुछ भी होगा, वो अपने पूरे जाति का बोध करा रहा है, पूरे लड़के जाति का, तो ये जातिवाचक हो गया। लेकिन जो राम है ये केवल अपने लिए है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो परीक्षा में ये पूछा गया है कई बार। अगर यहीं पे हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो द्रव्यवाचक मतलब क्या होगा कि जब किसी धातु, द्रव्य, सामग्री या फिर पदार्थ का बोध हो, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे गेहूँ, गेहूँ क्या है, एक सामग्री की बात हो रही है। घी एक धातु या फिर द्रव्य की बात हो रही है। उसी तरह सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, तांबा, ऊन, जहाँ पर मतलब पदार्थ की बात हो, सामग्री की बात हो, द्रव्य की बात हो या धातु की बात हो, वहाँ क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो चौथा है यह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है कि ऐसी संज्ञा जो कि एक व्यक्ति का बोध ना करा करके पूरे समूह या फिर अपने समाज का बोध कराए। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि परिवार, तो परिवार मतलब क्या,
अब एक व्यक्ति होगा उसको तो हम परिवार नहीं कहेंगे। उसी तरह कहेंगे समिति, तो समिति मतलब क्या होता है? समिति मतलब कि ये समिति 2 लोगों की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 10 की हो सकती है, 20 की हो सकती है। उसी तरह दल। इसके अलावा जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में तो एक पुस्तक होगी नहीं। पुस्तकालय कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे हज़ारों पुस्तकें हो सकती हैं। उसी तरह पुलिस, उसी तरह सेना। तो जहाँ कोई ऐसा नाम आ जाए जिसको सुनने के बाद आपको ये लगे कि यहाँ पर तो पूरा एक समूह है, तो वो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में हम कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं। 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा का ये मतलब होता है कि जहाँ पर किसी तरह का कोई भाव आपको देखने को मिले, जैसे कि मिठास। मिठास अब ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, लेकिन यह एक भाव है, और जब ये भाव है तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्रोध, हर्ष, यौवन, बालपन, मोटापा, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। अब कई बार आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि आपको एक संज्ञा दे दी गई है और उसका भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है। जैसे दे दिया गया है पुरुष, तो पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? पुरुषत्व। नारी, नारी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? नारीत्व। मित्र, मित्र का होगा मित्रता। पशु का क्या होता है? पशुत्व। अब जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम में भी जो सर्वनाम वाले शब्द होते हैं उनको भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। कैसे? यहाँ पर हम उन्हीं शब्दों को ले रहे हैं जो कि कई बार आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जैसे निज है, निज मतलब सर्वनाम होता है, निज मतलब कि अपना होता है, यह एक सर्वनाम है। तो निज का अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाए तो ये हो जाएगा निजत्व। सर्व का सर्वस्व, पराया का परायापन, मम का ममत्व। तो परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि आप सुंदर का भाववाचक संज्ञा बताइए। सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो सुंदर का हो जाएगा सुंदरता। जहाँ किसी के भाव की पता चले उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीर, वीर का भाववाचक बनाना है आपको, तो वीरता। मीठा का मिठास, मधुर का तो ये हो जाएगा मधुरता। अब मीठा क्या है? अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है, लेकिन इसका जब भाववाचक बनाएंगे तो ये हो जाएगा मिठास। उसी तरह अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होगा? तो निकट का हो जाएगा निकटता, थकान का थकावट, हंसी का हंसना, लेख का लिखना। संज्ञा का पद परिचय। तो यहाँ पे देखिए जो संज्ञा है ये जो एक पूरे वाक्य में आता है, इसको अलग अलग क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पे राम क्या है? तो राम है एक संज्ञा, ठीक। अब संज्ञा में एक कैसा संज्ञा है? तो संज्ञा में ये है व्यक्तिवाचक, क्योंकि राम एक व्यक्ति है, ठीक, अपने लिए है ये, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका हम लिंग देखें कि ये पुरुष है या महिला है, तो ये है पुल्लिंग। कितना है मतलब कि कितने लोग हैं, तो यह है एक वचन। और चूंकि इस वाक्य में ये काम को करने वाला है, इसलिए यह है कर्ता कारक। उसी तरह अगर हम रावण को देखें तो रावण भी एक संज्ञा है, क्योंकि यह एक नाम है। तो जैसे अगर हम रावण कह रहे हैं तो ये एक संज्ञा होगा, और संज्ञा में कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम राक्षस कह दें तो राक्षस क्या होगा? राक्षस हो जाएगा जातिवाचक। क्यों? क्योंकि जो एक राक्षस है, राक्षस का मतलब कि ये पूरे राक्षस जाति के बारे में। अब उसमें जो सारे राक्षस होंगे सब आ जाएंगे, पूरी जाति आ जाएगी। लेकिन अगर हम रावण की बात करें या फिर किसी मेघनाथ की बात करें या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका लिंग है पुल्लिंग और यह भी एक वचन है, और चूंकि काम इस पे हो रहा है यानी कि ये हो जाएगा कर्मकारक। अब हम बाण की बात करते हैं, जिससे उन्होंने मारा ये बाण, तो बाण हो जाएगा ये भी संज्ञा, यह एक व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है और करण कारक है। करण कारक क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा राम, रावण और बाण के बारे में। अब यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करना है आपको। इसमें संज्ञा कौन है? स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी या फिर भूगोल। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूगोल। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर ये व्युत्पत्ति के आधार पे पूछे तो आपको 3 बताना होगा, लेकिन अगर अर्थ के आधार पे पूछे तो आपका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा 5। अगर आपसे परीक्षा में केवल ये पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो आपको अपना उत्तर 5 बताना होगा। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? मोहन, तो मोहन क्या हो जाएगा? यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात हुई है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी, नदी हो जाएगा जातिवाचक। अगर यहीं पे यहाँ पर यमुना होता तो यमुना हो जाता व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कसना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कसना की
भाववाचक संज्ञा, मतलब वहाँ का भाव बताना है आपको। जैसे हम एक एक शब्द का भाववाचक बता रहे थे, तो कसना का हो जाएगा कसावट। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष के नाम या फिर वस्तु के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो आपको अपना उत्तर इन्हीं में से कमेंट करके बताना होगा। तो अब देखेंगे अगला चैप्टर, और यह है सर्वनाम। बात करते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम में क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग में लाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आपने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं, लेकिन उसके बदले में जो नाम आएंगे उसे हम कहेंगे सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। यहाँ पर जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है यह है सर्वनाम के भेद, कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम पहला है, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानना जरूरी होता है, क्योंकि एक ग्रुप सी तक की भर्ती परीक्षा में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर इस पेज पर केवल आप ये जानिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और इनका नाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम है। तो इसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि ये किसी बोलने, सुनने या फिर अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि ए है, ये दूसरे व्यक्ति बी से बात कर रहा है, तीसरे या फिर चौथे के बारे में बात कर रहा है। तो इन सारे लोगों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाया जाएगा उसे हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं, तू, वह। यहाँ पर ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो यहाँ पे जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष का प्रयोग उनके लिए होता है जो बोलता है। जैसे कहीं पर कोई व्यक्ति कह रहा है किसी दूसरे से कि तुम ऐसा काम करो, तो जो व्यक्ति बोल रहा है या फिर मैं तुम्हारे लिए ये काम करूँगा, तो जो अपने लिए, जो व्यक्ति बोल रहा है अपने लिए वो जिन शब्दों का प्रयोग करेगा उसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे मैं ये काम करूँगा, हम ये काम करेंगे, मुझे ये करना चाहिए, मैंने ये किया है, या फिर मेरा, मुझको। ये जो सारे शब्द हैं जो बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए प्रयोग करेगा उसको कहेंगे हम उत्तम पुरुष। और जो व्यक्ति सुनने वाला होता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे मैंने ये काम तुम्हारे लिए किया है, चाहे तुमको ये काम करना चाहिए। तो जो व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जैसे हम किसी को बात करेंगे तो कहेंगे कि आप ये काम करो, तो सामने वाला व्यक्ति जो कि सुन रहा है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे हमने कहा कि ये काम आप करो तो हमने आप शुरू किया है, ठीक है। तो इस तरह का जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाएगा उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या था कि जब बोलने वाला व्यक्ति जो खुद के लिए शब्द लाएगा, जैसे बोलने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, हम, मैं, मुझे, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। लेकिन सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे, जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको या फिर आपके, तो ये होगा मध्यम पुरुष। अब इसमें एक अंतिम है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष उनके लिए होता है जिनके बारे में बात होती है। मतलब ये तो ना तो बोलने वाला के लिए होगा ना तो सुनने वाले के लिए होगा, ये होगा किसी अन्य के बारे में, और इसलिए इसका नाम है अन्य पुरुष। जैसे कि वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने इत्यादि। जैसे देखिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो जो बोलेगा वो होगा क्या, वो होगा उत्तम पुरुष। जो बोलेगा वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो उत्तम पुरुष होगा, जिससे बोलेगा वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, और जिसके लिए बात करेगा वो व्यक्ति जिसके लिए बात हो रहा है वो अन्य पुरुष होगा। यहाँ पर जो दूसरा सर्वनाम है यह है निश्चयवाचक यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे तो शब्द को देखकर ही आप जान सकते हैं कि इसमें किसी भी चीज़ का निश्चित संकेत आपको मिलता है। कहीं कहीं पर निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी वस्तु, व्यक्ति के बारे में संकेत किया जाता है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, तो एक पुस्तक है जो रखी हुई है और कोई कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, दिखाकर या फिर पकड़ के या फिर इशारा करके, संकेत करके। तो यहाँ पर आप
कौन सा सर्वनाम पाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह माधव की गाय है, कोई गाय है, कोई दिखा के कह रहा है कि वो जो गाय देख रहे हो ना वो माधव की गाय है। तो ये जो संकेत है या फिर निश्चित उसको बताया गया है, इसमें कोई शंका नहीं है, वो माधव की गाय है, वो उसकी किताब है, उसका पेन है, तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। वह राम के भाई हैं, तो यहाँ पर जो आप शब्द देख रहे हैं वह, यह, ये सारे जो शब्द हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसे कहीं कहीं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। अब निश्चय और पुरुषवाचक सर्वनाम में कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों जगह आते हैं, जैसे कि राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पर भी क्या आपको देखने को मिला, वह, यह गाड़ी मेरी है या फिर यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, तो यहाँ पर भी वह आपको देखने को मिला। तो दोनों जगह हुआ है। तो आप शब्द से केवल ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये सर्वनाम पुरुषवाचक है या फिर निश्चयवाचक, आपको पूरे उस वाक्य पे फोकस करना होगा। परीक्षा में भी जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक वाक्य दिया जाएगा, आप उसी वाक्य को पढ़ करके बता पाएंगे। तो जो पहला वाक्य है कि राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है, वह मतलब कि जो राम है उसी के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 3। कौन कौन, तो उत्तम पुरुष, उसके अलावा मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो कोई व्यक्ति है जो कह रहा है किसी दूसरे से कि राम मेरा मित्र है और दिल्ली में रहता है, तो राम यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो राम क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक। लेकिन यह मेरी गाड़ी है, कहीं गाड़ी है और उसको यह कह रहा है कि यह मेरी गाड़ी है, और वो जो देख रहे हो वहाँ साइड में खड़ी है वह राम की गाड़ी है। तो अगर इस तरह का कोई संकेत करके बता रहा है, निश्चय बता रहा है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोनों में कुछ समानता है, कुछ अंतर है। परीक्षा में आपको एक वाक्य मिलेगा तो उसी वाक्य के आधार पर आप बता पाएंगे। तो तीसरा है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या था कि कोई भी चीज़ आपको निश्चित बता दी जाती थी, लेकिन अनिश्चयवाचक में आपको कोई बात तो बताई जाएगी लेकिन निश्चय नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा कि कितना क्या। जैसे कि कोई आ रहा है, तो बताने वाले ने तो बता दिया कि कोई आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है पता नहीं। दरवाजे पे कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, अब क्या कमी है, तेल नमक, क्या पानी, या फिर क्या कमी है, तो कुछ कमी है, लेकिन मीठा की कमी है, क्या कमी है, लेकिन कुछ कमी है। तो जब ये कुछ निश्चय ना हो, केवल बताया जाए और कुछ निश्चय ना हो, तो उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आपको जो शब्द देखने को मिलेगा ये होगा कोई, कुछ। तो इसी तरह के जो अनिश्चयवाचक शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखने को मिलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि एक सर्वनाम दूसरी संज्ञा या फिर सर्वनाम से संबंध दिखाता है। संबंध मतलब क्या, उससे उसको संबंधित करेगा, मतलब बताएगा कि उससे उसका क्या है। जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, तो जो और उसी को, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, तो जिसकी उसकी जैसा वैसा जो उसी को। तो ये जो सारे शब्द हैं जो कि संबंध बता रहे हैं, इनको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक में जो शब्द आएंगे वो होंगे जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा। यहाँ पर संबंध के बारे में आपको पता चलेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि आपको प्रश्न दिखेगा, एक सर्वनाम मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रश्न दिखेगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो, वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हो गया या फिर कैसे हुआ। तो जहाँ पर प्रश्न दिख जाए आपको सर्वनाम में, तो वहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है, अपना। अगर निज का मतलब आप ये जान लेते हैं कि अपना, तब आप इसमें गलती कम करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम आएगा आपको अपनत्व की भावना दिखेगी। मतलब जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, मैं अपना खाना स्वयं बनाऊँगा, मैं अपना कपड़ा स्वयं धोऊँगा, मैं जो भी, जब भी अपना वाली बात आ जाए, अपना, वहाँ पे हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो निज मतलब, निज का मतलब ही होता है अपना, तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। तो जब ये सर्वनाम वाला चैप्टर हम ख़त्म कर रहे हैं तब आपको कुछ चीज़ें बता दें कि जैसे उत्तम पुरुष में क्या होता है कि आपको मैं देखने को मिलता है। मैं, हम, हमारे लिए, इस तरह जो अपने लिए जो व्यक्ति बोलेगा, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो उत्तम पुरुष होगा। जिससे बात करेगा वो मध्यम पुरुष होगा। जिसके लिए तीसरे चौथे व्यक्ति के बारे में बात होगी वह अन्य पुरुष होगा। अब निश्चयवाचक में आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक होगा कि जिस वस्तु के बारे में बात होगी, जैसे कि यह गाड़ी मेरी है,
तो वो निकट होगी। तो जब निकट होगी तब वहाँ पे यह या फिर यहाँ दिखेगा। निश्चयवाचक में जो दूर होंगे उनके लिए आपको वह या फिर वहाँ दिखेगा। जैसे वह गाड़ी मेरी है या फिर वहाँ मेरा घर है, तो यहाँ पे वह या फिर वहाँ आता है, तो आप ये जानिए कि ये दूरवर्ती के लिए है, मतलब दूर है वस्तु। और निकटवर्ती में आपको यह या फिर यहाँ देखने को मिलेगा। अनिश्चयवाचक में क्या होगा कि कोई या फिर कुछ अगर आता है तो समझिए कि किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी प्राणी के बारे में बात हो रही है। संबंधवाचक में आपने पढ़ा कि जो, सो, उसी या फिर उसकी होगा, तो ये संबंधवाचक होगा। प्रश्नवाचक में कौन या फिर क्या आता है। और निजवाचक में, जो कि छठवां सर्वनाम अंतिम था, यहाँ पे आप, अपना, अपने, ये सारा शब्द देखने को मिलता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आगे बढ़ते हैं, और ये है विशेषण। विशेषण का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की विशेषता बताना। ये संज्ञा या फिर सर्वनाम हो सकता है, यानी कि अगर परिभाषा के रूप में कहें तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर आप दो चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे हम कहेंगे विशेष्य, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाएगी उसे हम कहेंगे विशेषण। यहाँ पर अगर एक वाक्य आप देखें, गीता सुंदर है, तो इसमें गीता की विशेषता बताई जा रही है, और इसलिए गीता हो जाएगी विशेष्य और विशेषण हो जाएगा सुंदर। जैसे यहीं पे ये कहा जाए कि राम मोटा है, तो यहाँ पे मोटा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा विशेषण, और जो राम हो जाएगा ये हो जाएगा विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो कई बार आपको ये जो विशेषण है विशेष्य से आगे देखने को मिलेगा, कई बार जो विशेषण है ये विशेष्य के पीछे देखने को मिलेगा। जैसे कि जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा है ये है विशेषण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पहले ही आ गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यह रास्ता लंबा है, तो यहाँ पर यह रास्ता है, कैसा है, तो ये लंबा है। तो जो विशेषता बताने वाला शब्द है ये बाद में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। विशेषण कुल मिलाकर 4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। इन चारों के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो जो पहला है गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है कि किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम के गुण, रूप, रंग के बारे में बताया जाता है। उसके बारे में बताया जाएगा कि उसका गुण कैसा है, उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है, तो फूल के बारे में बताया गया है कि कैसे हैं, तो सुंदर है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो धर्मपुर नगर के बारे में बताया गया है कि धर्मपुर नगर कैसा है, स्वच्छ है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, तो एक नदी के बारे में बात की जा रही है और ये कैसी है, गंदी है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, तो स्वस्थ बच्चों के बारे में बात की गई है, बच्चों के बारे में बात की गई है, और ये बच्चे कैसे हैं, स्वस्थ हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्वच्छ, सुंदर, गंदी, स्वस्थ, ये सब हैं गुणवाचक विशेषण। एक वाक्य में कहें तो कहने का ये मतलब है जहाँ पर किसी के गुण के बारे में बात की जाए वहाँ पर होगा गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में आपको कई तरह के विशेषण देखने को मिलेंगे। ये समय संबंधी भी हो सकते हैं, स्थान संबंधी भी हो सकते हैं। ऐसा होंगे जो कि आकार को बताएंगे, ऐसे होंगे जो कि दशा को बताएंगे, वर्ण को भी बताने वाले हो सकते हैं, गुण को बताने वाले तो होंगे ही क्योंकि यह गुणवाचक है, और संज्ञा संबंधी भी हो सकते हैं। समय संबंधी में क्या हो सकता है कि नया, पुराना, जैसे कि यह रेलवे का स्टेशन नया है, चाहे ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल नया है, चाहे ये पुराना दिल्ली है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जब ये पुराना स्टेशन है, ये पुराना गांव है, पुराना शहर है, ये ताज़ी सब्जी है, तो इस तरह के जो समय को बता रहे हैं, जैसे कि समय नया है, पुराना है, ताज़ा है, पिछला है, अगला है, बहुत भूत का है, भविष्य का है, तो इस तरह के शब्द आपको दिखें तो ये होंगे गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण स्थान संबंधी भी हो सकते हैं, जैसे कि ये बताएंगे कि ये लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, सीधा है, बाहरी है या भीतरी है। ये आकार वाले भी हो सकते हैं, जैसे किसी के बारे में बता रहे हो कि वहाँ का स्थान चौकोर था, वहाँ का स्थान गोल था, तो ये इस तरह के भी शब्द हो सकते हैं, गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर। दशा भी बताने वाले हो सकते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति दुबला था, पतला था, मोटा था, भारी था, गाढ़ा था, गीला था, कोई कपड़ा गीला था, वो गरीब था, पालतू, तो ये दशा बताते हैं। वर्ण में बताएंगे लाल, पीला, नीला, हरा, मतलब कलर।
वर्ण का यहाँ मतलब वही कलर से है। गुण संबंधी मतलब कि वो भला व्यक्ति था, वो बुरा व्यक्ति था, उसका ये काम उचित था, अनुचित था, पाप, झूठ। संज्ञा में होता है कि मुंबईया, बनारसी, लखनवी। तो ये जितने आप देख रहे हैं ये सब है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में ये अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के संख्या के बारे में आपको पता चलेगी। मतलब यहाँ पर लिखा ही है संख्यावाचक, मतलब आपको संख्या के बारे में पता चलेगा। ये संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, लाख हो सकता है, या करोड़, या फिर उससे ऊपर भी। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं ये है 40, और चूंकि विद्यार्थियों के बारे में बताई गई है इसलिए विशेषण होगा। और ये विशेषण कैसा होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो इसमें ये दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो यहाँ पर भी दोनों आपको दिख गया, तो ये भी होगा संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे 40 और दोनों ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में भी आपको 2 तरह के दिखेंगे, जहाँ पर ऐसे शब्द होंगे जो कि निश्चित संख्यावाचक होंगे, मतलब निश्चित संख्या को बताएंगे। जैसे कि 1, 5, 7, 12। तीसरा मतलब वहाँ पे 12 व्यक्ति बैठे हुए थे, तो यहाँ पे 12 व्यक्ति बैठे हुए थे में आपको एक निश्चित संख्या बता दी गई है कि 12 व्यक्ति बैठे हुए थे। और अगर यहीं पे हम बात करें कि वहाँ अनेक व्यक्ति बैठे हुए थे, तो यहाँ अनेक में पता नहीं चल रहा है 1 थे, 10 थे, 20 थे, 12 थे, 25 थे, 100 थे या कई हज़ार थे। तो उसी तरह जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें कई, अनेक, सब, बहुत भी होगा। लेकिन संख्यावाचक विशेषण के अगर हम 2 भाग करें तो दूसरा वाला होगा यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक होगा। अगर 1, 2, 5, 7, 20, 50, 100, 150 ये सब आए तो ये निश्चित संख्यावाचक में आएगा। ये थोड़ा डीप में है, आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए ज़रूर पढ़ लें। अब यहाँ पे जो आपने पहला पढ़ा ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी 6 तरह का होता है, मतलब कि इसके 6 प्रकार होते हैं। इसमें होता है पहला पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक का मतलब कि यहाँ पे क्लियर आपको एक नंबर मिलता है, 1, 10, 100, लाख, हज़ार, करोड़। एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 लोग जा रहे हैं, 25 रुपये दीजिए। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ। तो यहाँ पर आपको एक पूर्ण संख्या मिल जाएगी। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ये पहला भाग है, पूर्णांक बोधक विशेषण। अभी तक आपने क्या पढ़ा? विशेषण, विशेष्य, विशेषण के 4 प्रकार। उसमें से जो दूसरा था संख्यावाचक, उसमें आपने पढ़ा निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक में आप पढ़ रहे हैं पूर्णांक बोधक विशेषण। दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक विशेषण। मतलब यहाँ पे जो नंबर का, जो संख्या का प्रयोग होगा ये पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण मतलब कि 1, 2, 3, 4 ये नहीं होगा। ये या तो 1.5 हो जाएगा, या फिर 2.25 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 3.25 हो जाएगा, इस तरह का। 3.25, 1.25, 2.5। मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, तो ये 2.5 रुपये हैं, ये तो संख्यावाचक है। संख्यावाचक में कौन है? निश्चित संख्यावाचक है। और निश्चित संख्यावाचक में कौन है? अपूर्णांक बोधक विशेषण है। पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, दुधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध कम दिया। इसमें अगला है क्रमवाचक विशेषण। इसमें आपको एक क्रम के बारे में पता चलेगा, जैसे वो 5वां लड़का है, आगे से 5वां या फिर आगे से 12वें को बुलाओ, तो इस तरह का। जैसे कि दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां, 20वां, 100वां, 1000वां, लाखवां, तो इस तरह ये होता है क्रमवाचक विशेषण। अगर आप इस वीडियो को देख करके एक नोट्स बना लेंगे, रफ नोट्स भी, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। वैसे ये मैराथन वीडियो है और यहाँ पे आप इसे अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो आप पूरे हिंदी व्याकरण को आसानी से कवर कर पाएंगे। अगला है इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण। तो आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होता है? किसी भी चीज़ की आवृत्ति होती है, जैसे कि तिगुना, दुगुना, 10 गुना, उसकी रिपीटेशन होता है। यहाँ पे 4 गुना काम करता है मोहन, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है, तो ये होता है आवृत्तिवाचक। अगला है समूहवाचक। यहाँ पे समूह का बोध होता है, जैसे कि तीनों, जैसे 3 लोग मिल करके एक काम करें समूह में, या फिर 5 हो, 8 हो, 7 हो, 10 हो, तो ये होता है समूहवाचक। यहाँ से चारों ओर चले जाओ, तो ये होता है समूहवाचक विशेषण। छठवां और अंतिम है प्रतीक बोधक विशेषण। इसमें आपको इस तरह का शब्द देखने को मिलेगा, प्रति। इसमें भी प्रति जुड़ा हुआ है, इसमें हर एक, यहाँ पर एक एक, तो ये शब्द आपको अगर कहीं दिख जाते हैं तो ये है प्रतीक बोधक विशेषण। अब यहाँ पे आपने जो संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था उसमें 2 थे, निश्चित संख्यावाचक,
जिसमें हमने 6 को पढ़ा है। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा कि आपको इस तरह का शब्द मिलेगा, सारे, अनेक, असंख्य। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, वहाँ अनेक लोग बैठे हुए हैं, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। तो एक नंबर के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन वो नंबर निश्चित नहीं है और इसलिए इसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो पूर्णांक बोधक होते हैं और जो अपूर्णांक बोधक होते हैं, इसके बारे में हमने आपको अलग अलग बता दिया। आगे बढ़ते हैं विशेषण में। तो विशेषण में हमने 2 पढ़ा था, गुणवाचक और संख्यावाचक। ये तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है कि किसी भी चीज़ के परिमाण के बारे में बात होती है, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, थोड़ा पानी। तो यहाँ पर इसी तरह एक परिमाण के बारे में बात होगी, जैसे कि 10 किलोमीटर। तो इस तरह आपको कोई एक रिजल्ट मिलेगा। 10 किलोमीटर उतना सही उदाहरण नहीं है, अगर आप देखें कि 10 किलो चीनी है, ठीक। तो इस तरह का जो एक परिमाण मिलेगा, उसके बारे में यहाँ विशेषता बताई जाती है। परिमाण बोधक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है कि जहाँ पर ये जो परिमाण है ये निश्चित हो, और एक होता है जहाँ पर ये परिमाण अनिश्चित हो। जैसे निश्चित होने का मतलब कि 5 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर कितने मीटर कपड़ा है, तो 5, बिल्कुल क्लियर है, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 1 किलो सोना, 2 सेर गेहूँ, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन अगर यहीं पे कहा जाए कि थोड़ा पानी, 1 लीटर पानी कहा जाए तो वो निश्चित परिमाण बोधक में आ जाएगा, और थोड़ा पानी कहा जाए तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक में आ जाएगा। ये पूरा डीप में है, तो आपसे इतना ज़्यादा अंदर तक नहीं पूछा जाएगा। अगला और अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब वो होता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा सबसे पहले आए और विशेषण की तरह वो संज्ञा की विशेषता बताने लगे, तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब व्युत्पत्ति के आधार पर ये भी कितने प्रकार का होता है, तो 2। इसमें से पहला है मूल सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जब सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण में प्रयोग में लाया जाए तो इसे हम मूल सार्वनामिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, वह लड़की विद्यालय जा रही है, मतलब एक लड़की के बारे में बात हो रही है, वो विद्यालय जा रही है, तो कहा जा रहा है वह लड़की। तो ये एक विशेषण है, लेकिन सर्वनाम के तौर पे इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई लड़का मेरा काम कर दे, कोई लड़का, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो ये जो पूरा शब्द है ये हो जाएगा मूल सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या आपको देखने को मिला है कि बिना किसी रूपांतर के सर्वनाम विशेषण के रूप में काम करने लगता है। यौगिक सार्वनामिक में क्या होता है कि जब सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ करके एक विशेषण बना देता है तो इसे हम कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा आदमी, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, तो कितने, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो यहाँ पर जो आप शब्द देख रहे हैं, इतना, कितने, ऐसा, ये आएंगे सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण में। अब विशेषण में देखिए अवस्थाएं पूछी जाती हैं। तो विशेषण में मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये आप देखते हैं जो इंग्लिश में जो आप डिग्री पढ़ते हैं वही है यहाँ पे, तो डिग्री करने से आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें जो मूलावस्था होती है, मतलब कि किसी के बारे में बात होती है, यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की जाती है। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, तो ये हो गया मूलावस्था। लेकिन अगर यहीं पे ये कह दिया जाए कि सावित्री रानी से सुंदर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा उत्तरावस्था। और यहाँ पे ये कह दिया जाए कि सावित्री सबसे सुंदर है, तो ये हो जाएगा उत्तमावस्था। तो जो आप इंग्लिश में डिग्री पढ़ते हैं तो वही है ये। मूलावस्था में आपने क्या देखा कि सावित्री सुंदर लड़की है, सूर्य अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। लेकिन जब उत्तरावस्था में आप आएंगे तब आपको तुलना करके देखने को मिलेगा। रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रामा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो यहाँ पर जब किसी एक से तुलना होगा तो ये हो जाएगा उत्तरावस्था। लेकिन जब यही चीज़ सबसे तुलना की जाए, यानी कि सबसे अच्छी या फिर सबसे बुरी बताई जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तमावस्था। जैसे कि पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, तो ये हो गया उत्तमावस्था। अगर ये कहा जाए कि पंजाब में पश्चिम बंगाल से ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा अन्न होता है, तो ये हो जाएगा उत्तरावस्था। और पंजाब में अन्न होते हैं, तो ये हो जाएगा मूलावस्था। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में विशेषण कौन है। विशेषण इसमें कौन है, क्रोध, दुख, रूप, सुंदर, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा।
और इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बस जानने वाली चीज़ ये है कि विशेषण का मतलब ये होता है, जब हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होता है विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। ये आगे या फिर पीछे आ सकता है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। गुणवाचक में हम गुण बताते हैं, जैसे सुंदर फूल, स्वच्छ नगरी, गंदी नदी, स्वस्थ बच्चे, ये इतने तरह का हो सकता है। संख्यावाचक विशेषण में हम संख्या बताते हैं। ये संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। अब निश्चय वाले में ये पूर्ण में हो सकता है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, या फिर अपूर्ण वाले में ये सवा, पौना, डेढ़ा, ढाई, साढ़े, ये आपको देखने को मिल सकता है। ये क्रमवाचक भी हो सकता है, जिसमें दूसरा, तीसरा, 20वां, 50वां इस तरह का शब्द दिखेगा। ये रिपीटिशन यानी कि आवृत्ति वाला भी हो सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना। ये समूहवाचक भी हो सकता है, 3 5, ये प्रत्येक बोधक भी हो सकता है, यानी कि प्रत्येक को प्रसाद मिला, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। अनिश्चित वाचक विशेषण में आपको इस तरह के शब्द दिखते हैं: सारे, असंख्य, अनेक, इस तरह के शब्द आपको अनिश्चित वाचक विशेषण में दिखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में आपको परिमाण देखने को मिलता है, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, थोड़ा पानी, तो ये भी 2 तरह का होता है। और सार्वनामिक में आपको क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम, जो सर्वनाम होता है संज्ञा से पहले आता है और विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताता है, तो ये भी 2 तरह का होता है। शुरू करते हैं संधि की परिभाषा से। तो संधि का मतलब ये होता है मेल, मतलब जहाँ पर 2 या फिर 2 से अधिक चीज़ें मिलेंगी उसे हम कहेंगे संधि। अब देखिए, संधि और समास में लगभग एक ही चीज़ आपको दिखेगा। संधि में भी चीज़ें मिलती हैं और समास में भी, लेकिन संधि में आपको वर्णों का मेल दिखेगा, निकटवर्ती जो वर्ण होंगे वो मिलेंगे, और समास में जो शब्द होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संधि की। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि सत धन आनंद है, और ये मिल करके क्या हो गया, सदानंद। तो यहाँ पे जो तो था आधा और ये अ है, ये मिल करके क्या बन गया है, द। तो यहाँ पर इस वर्णों का जो मेल हुआ है और एक नया चीज़ मिला है, इसे हम कहते हैं संधि। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो देव, धन, इंद्र, यानी कि यहाँ पर वह है और यहाँ पर ई है, और मिल करके क्या बन गया है, ए का मात्रा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, संधि। भानु में और धन उदय है, यहाँ पर ऊ का मात्रा है, यहाँ पर छोटाऊ है, दोनों छोटाऊ मिल करके क्या हो गया है, बड़ाऊ। तो यहाँ पर हुआ है संधि। अब संधि के भेद कितने होते हैं, तो परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। परीक्षा के दृष्टिकोण से स्वर संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे जाते हैं, उसके बाद व्यंजन, और कभी कभार आपको विसर्ग संधि के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में क्या होता है कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो विद्या में यहाँ पे क्या है लास्ट में, तो आ है, ठीक, और यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, तो आ है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला है ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो जब स्वर के साथ स्वर मिलेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है। जैसे यहाँ देखिए मुनि धन इंद्र, तो यहाँ पर क्या है, छोटी ई, और इसके बाद यहाँ क्या है, तो बड़ी ई, छोटी ई, दोनों जगह छोटी ई है, तो मिल करके क्या बन गई, बड़ी ई। तो जहाँ पर स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। यहाँ पर अगर आप देखें तो श्री धन ईस, यानी कि इसमें बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा है, और मिल करके बड़ी ई बन गई है। तो ये हम बाद में देखेंगे कि स्वर संधि में कौन सा भेद है, लेकिन बस आप ये जानिए कि स्वर के साथ जब स्वर का मेल होगा तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? अभी तक आपने देखा कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है। स्वर संधि के जो 5 प्रकार है, इसमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां आयाति संधि। जरूरी नहीं कि आप इनका क्रम याद रखें, आप इसे किसी भी क्रम में याद रख सकते हैं, बशर्ते कि आपको इनका रूल्स पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ मतलब क्या होता है? दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो इस संधि का मतलब है बड़ा वाली संधि। अब बड़ा वाली संधि का मतलब क्या है कि जब अ या फिर आ के साथ अ या फिर आ आए तो हमेशा क्या बनेगा, आ। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि जब प्लस से पहले अ आए और इसके बाद अ आए तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अगर प्लस से पहले आ जाए और यहाँ पर अ ही रहे तो क्या बनेगा, तब भी दीर्घ होगा।
अगर यहाँ पे और है और यहाँ पे आ जाए तब भी दीर्घ होगा, और यहाँ पर आ हो जाए और यहाँ पर भी आ हो जाए तब भी क्या होगा, दीर्घ होगा। मतलब हर एक कंडीशन में दीर्घ होगा, मतलब कि बड़ा हो जाएगा, और इसलिए इसका जो नाम है ये दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में आपको केवल ये देखना होता है कि अ और आ के साथ अ और आ ही आएगा, ठीक। ई और बड़ी ई के साथ बड़ी छोटी ई और बड़ी ई आएगी, तो इसका मिल करके क्या बन जाएगा, बड़ी ई। उसी तरह ऊ वाले में छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो हर एक कंडीशन में क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो दीर्घ संधि में बस आपको इतना ही याद रखना है कि जब अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ आए तो हमेशा क्या होगा, आ होगा, क्योंकि दीर्घ होगा, बड़ा वाला होगा। उसी तरह ई वाले में बड़ी वाली ई हो जाएगी और ऊ वाले में बड़ा वाला ऊ हो जाएगा। ये है दीर्घ संधि। देखते हैं कुछ उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए, पुस्तक धन आलय, तो यहाँ पे क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, आ है, ठीक। तो अ और अ के बाद जब भी आ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि जब अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ आए तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, आ होगा। तो कभी कभी परीक्षा में आपको परेशान करने के लिए ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि है, और वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो जब स्वर के बाद स्वर आए तो क्या होता है, स्वर संधि। तो स्वर संधि में अगर पूछे कि कौन सी संधि है तो स्वर संधि में ये है दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे क में अ छिपा हुआ है, जैसे पुस्तक तो लास्ट में अ आ रहा है, ये मिलकर बन गया पुस्तकालय। उसी तरह अगर आप विद्या धन अर्थी को देखेंगे तो विद्या में क्या है, लास्ट में आ है, और यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, अ है। तो जब आ के साथ अ आएगा तो क्या बनेगा, आ बनेगा। हर एक कंडीशन में दीर्घ होगा, ठीक है। जब हर एक कंडीशन में दीर्घ होगा तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। उसी तरह अगर आप रवि धन इंद्र में देखें तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और फिर से यहाँ पे छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई मिलेगी तो हर एक कंडीशन में क्या होगा, दीर्घ होगा, यानी कि दीर्घ संधि है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इधर से होना चाहिए रविंद्र। यहाँ पे देखिए, गिरिधन ईस, तो यहाँ पे बड़ी ई है और उसके बाद फिर से बड़ी ई है, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई। मतलब हर एक कंडीशन में दीर्घ होना चाहिए। उसी तरह अगर आप भानु धनुदय में देखें तो छोटा हुआ है और छोटा हुआ है, लेकिन बनेगा क्या, बड़ा ऊ। तो ये है दीर्घ संधि, जिसमें अ या फिर आ के साथ अ या फिर आ है तो दीर्घ हो जाएगा, मतलब आ हो जाएगा। सेम ई वाले के साथ बड़ी ई हो जाएगी, ऊ वाले के साथ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। अब अगली जो संधि है यह है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, अभी तक आपने क्या देखा था कि अ और आ के बाद अ और आ ही आते थे तभी दीर्घ होता था। लेकिन क्या हो अगर अ या फिर आ के बाद ई या फिर ई आ जाए, तो इस तरह के कंडीशन में क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक है। तो गुण संधि क्या है कि जब अ या फिर आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आए तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। और उसी तरह जब अ या फिर आ के साथ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। उसी तरह जब अ या फिर आ के साथ री आ जाए तो क्या बनेगा, और बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि। अब उदाहरण देखिए, क्योंकि संधि में अगर आप उदाहरण नहीं समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। परीक्षा में उदाहरण ही पूछे जाते हैं, आपसे परिभाषा बहुत कम जगह पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए, नर धन इंद्र, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, नर में क्या है लास्ट में, तो अ है, र में अ है ना, और यहाँ पर इसके बाद क्या है, छोटी ई है। तो गुण संधि के मुताबिक हमने क्या देखा था कि जब अ के साथ कोई भी ई आए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो हमेशा क्या होगा, ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, नरेंद्र। सूर्यधन इंद्र, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पे छोटी ई है, मिलकर क्या बनेगा, ए का मात्रा। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि ज्ञानोपदेश का संधि विच्छेद बताइए, या फिर ये पूछेगा कि ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है। तो अगर आप उदाहरण पे फोकस किए रहेंगे तब आप बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ज्ञानोपदेश का क्या होगा, ज्ञान धन उपदेश। यहाँ पर क्या है, अ है और यहाँ पे ऊ है, अ और ऊ मिलकर क्या बनता है, हमेशा ओ बनता है। यहाँ पर आपको ओ वाला मात्रा वो आपको दिख रहा है। भारत धन इंदु, यहाँ पर अ है और यहाँ पे छोटी ई है, अ और अ या फिर आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई है तो क्या होगा, हमेशा ए का मात्रा होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको परिभाषा से ज़्यादा इसके उदाहरण पे फोकस करना होगा,
देवधन ऋषि में क्या है, अ और री यानी कि अर हो गया है, यह आपको री वाली दिख रही है। उसी तरह सर्वधन इच्छड़, यहाँ पर अ है और यहाँ पे बड़ी ई है, अ और बड़ी ई के बाद कुछ भी आए तो क्या होगा, ए होगा। यहाँ पर आपको ए का मात्रा दिख रहा है सर्वेक्षण में। आगे बढ़ते हैं, यह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्धि हो जाती है जब अ या फिर आ के बाद अगर ए या फिर आय आए तो हमेशा आय बनेगा, ठीक, वृद्धि हो जाएगी। उसी तरह जब अ या फिर आ के साथ ओ या फिर अ आए तो हमेशा क्या होगा, औ बनता है, वृद्धि हो जाती है। वृद्धि संधि में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए, मत धन एकता, तो मत में क्या है, अ है, और एकता में क्या है, अ ए है। तो हमने वृद्धि संधि में पढ़ा था कि जब अ के बाद ए आए तो हमेशा क्या होगा, आय हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर आपको आय दिख रहा है, डबल मात्रा दिख रही है, मतैकता। एक धन एक, ये जो उदाहरण है बहुत बार पूछा गया है। एक धन एक का क्या होगा, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पे ए है, तो अ के बाद ए आएगा तो क्या बन जाएगा, आय हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो मात्रा दिख रही है। उसी तरह धन धन ऐसड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, धन में क्या है, अ है और ऐसड़ा में ए है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा क्योंकि वृद्धि होगी, ठीक। तो ये हो गया धन ऐसड़ा। सदा धन एव, सदैव। महाधन ओज, महाौज। यहाँ पर एक्सरसाइज आपको करना बेहद ज़रूरी है, हमने कई बार बता दिया क्योंकि परीक्षा में आपसे यही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और यह है चौथी संधि जिसका नाम है यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि जब छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, मतलब इनके अलावा ई और ई के अलावा अगर कोई स्वर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। अगर यही चीज़ ऊ या फिर बड़ाऊ के बाद कोई स्वर आता है, ऊ और बड़ाऊ को छोड़ करके, तो ये व बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये अगर री के साथ कोई स्वर आता है, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, इति यानी कि लास्ट में है छोटी ई और यहाँ पर है अ, ठीक, या फिर आ आप कहिए। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि अगर ई के बाद य आ गया है तो क्या बन जाएगा, य। अब आप देखिए अगर आप इसे उच्चारण करेंगे सही से तो भी आप जान सकते हैं, या दोनों को एक साथ पढ़िए, या मतलब कि या, इस तरह होगा। लेकिन आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको जानने के लिए हमने बता दिया कि यण संधि में क्या होता है, जब ई या फिर बड़ी ई के बाद अन्य कोई स्वर आए तो हमेशा क्या बनेगा, य बनेगा। अब यहाँ पे तो आ गया है तो यहाँ पे ये जो मात्रा है ये यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। अगर यहीं पे आप देखेंगे अनु धन अय, तो अनु में क्या है, ऊ है और ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आ गया है, तो इस तरह के कंडीशन में क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपने देखा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा, व, यानी कि हो जाएगा अनु, व बन जाएगा ना, तो अनवय, ठीक, ये बन जाएगा। ये जो उदाहरण है बहुत बार पूछा गया है, स्वागत वाला, सुधनागत बराबर है स्वागत। तो यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है और यहाँ पे आ है, तो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद जो आएगा उसे क्या बनेगा, वह बनेगा। अब यहाँ पे अ आएगा तो वह बनेगा और आ गया है तो क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा, यानी कि स्वागत आपको देखने को मिलेगा। तो यह है यण संधि। देखिए अगर आपको इस वीडियो के अलावा भी एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो इससे एक बड़ी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है जो कि करीब 10 घंटे की होगी, तो उस वीडियो में ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर भी आपके परीक्षा के लिए, ग्रुप सी के परीक्षा तक के लिए काफ़ी मटेरियल है, तो आप यहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। अयादी संधि की बात करते हैं तो अयादी संधि में क्या होता है कि जब ए, आए, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो यहाँ पर जो अय के साथ आएगा तो ये अय हो जाएगा, ठीक। अगर ये आय के साथ आएगा तो आय हो जाएगा, अगर ये ओ के साथ आ जाएगा तो अव हो जाएगा, और यदि औ के साथ आएगा तो आ हो जाएगा। ये आपको याद ही करना होगा, इसका कोई फार्मूला नहीं है। जैसे कि अगर इस तरह हम देखें, ने और ये अन्न, यहाँ पे क्या है, ए है और इसके साथ क्या आया है, अन्य स्वर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आया, यानी कि ने अन, यानी कि हो जाएगा नयन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है 9 धन 1। अब यहाँ पे क्या है, औ का मात्रा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ क्या है, ई है। तो अगर औ के साथ ये कंडीशन आए तो क्या हो जाता है,
आव हो जाता है, यानी कि हो जाएगा नाविक। यहाँ पर भो धन अन, यहाँ पर हो गया भवन, यानी कि ओ है और अ है, तो ओ के साथ क्या होगा, अ हो गया। एक उदाहरण आपको और बता दें, जैसे होता है पवन, और इसका आपको बताना होगा पवन का, ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो पवन का बताइएगा आप, ये कई बार पूछा गया परीक्षा में। पवन इसी संधि विच्छेद में आता है, अयादि में ही। जैसे भोधन अन क्या होता है, भवन, तो पवन का आपको संधि विच्छेद बताना होगा। जैसे अगर आप देखें पोधन इत्र, तो ये हो जाएगा पवित्र, क्योंकि यहाँ पे ओ है और ई, तो जब ओ के बाद ये कंडीशन आती है तो क्या होता है, अव हो जाता है। ये रही अयादि संधि, और स्वर संधि में 5 ही संधि आपको देखने को मिलती है। एक उदाहरण देख लेते हैं, सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सदा धन एव, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। संधि विच्छेद में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिन शब्दों में आप इसे तोड़ रहे हैं उनका अपना कोई मतलब हो। अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब ना हो और आप सद धन एव कर दें, तो सद का तो कोई मतलब नहीं होता है, सदा का मतलब होता है, सदा मतलब कि हमेशा। तो इसी तरह आपको उसी तरह के संधि विच्छेद में तोड़ना होगा। स्वर संधि के कितने भेद माने गए हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नयन में कौन सी संधि है, तो जिस तरह हमने आपसे पवन पूछा था उसी तरह ये नयन है, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगली संधि है व्यंजन संधि, और इससे परीक्षा में बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर व्यंजन संधि के वैसे तो कई सारे रूल्स हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्हीं को यहाँ पर हम कवर करेंगे। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन का व्यंजन या फिर स्वर के साथ मिलान होता है। स्वर संधि में आपने क्या देखा था कि स्वर का स्वर के साथ मिलान होगा, लेकिन व्यंजन में ज़रूरी है कि शुरू में प्लस के पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये व्यंजन हो, बाद में स्वर या फिर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो व्यंजन संधि उसे कहेंगे जहाँ पहले व्यंजन हो और बाद में स्वर या फिर व्यंजन हो, उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो ये आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए। जैसे आप देखेंगे उत धन हार, तो यहाँ पे क्या है, आधा त है जो कि व्यंजन है, और यहाँ पे क्या है, ह है, तो आधा त और ह मिलकर क्या बन गया है, द, जिसमें आधा ध है, और ये हो जाएगा उद्धार। ये जो क्वेश्चन है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सत धन धर्म, ये हो जाएगा सद्धर्म। यहाँ पे क्या हुआ है, आधा त है, इसके बाद ध है, ये बन गया है द में आधा ध। व्यंजन संधि के नियम देखते हैं। तो पहला नियम यह है कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होगा, जैसे वर्ग क्या होता है, क वर्ग में क्या देखते हैं, क ख ग घ अंग, उसी तरह च में च छ ज झ, तो इसी तरह ये वर्ग होते हैं। हम अलग चैप्टर में इन सबको देखेंगे, लेकिन जो 5 वर्ग होते हैं इनमें से जो पहला वर्ण होगा क च ट त प, इनका मिलान यदि किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से या फिर र ल व ह या किसी स्वर से हो जाए तो क क्या बनेगा, ग बनेगा, मतलब तीसरा वाला हो जाएगा उसी वर्ण का। ठीक, जैसे अगर च रहेगा तो च में तीसरा क्या होता है, तो च छ ज, तो च किस में बदल जाएगा, ज में, तीसरे में बदलेगा। क किस में बदलेगा, तो क ख और ग, क बदलेगा हमेशा किस में, ग में। तो देखिए नियम ये है कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होगा, जैसे ये पहले आना चाहिए, जैसे क आ गया, च आ गया, ट आ गया, त प, इनका मिलान यदि उसी के तीसरे से हो जाए या फिर चौथे से हो जाए, तीसरे में क्या होगा, ग होगा, चौथे में क्या होगा, घ होगा, या तो तीसरे से हो या फिर चौथे से हो, या फिर प्लस के बाद र ल व और ह आ जाए, या इनके अलावा कोई स्वर आ जाए, तो हमेशा और हमेशा जो क है किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। तीसरे कहने का मतलब क रहेगा तो ग हो जाएगा, और इसके अलावा च रहेगा तो ज हो जाएगा, ट रहेगा तो ड हो जाएगा, त रहेगा तो द हो जाएगा, प रहेगा तो ब हो जाएगा। जैसे कि दिक धन अंबर बराबर हो गया क्या, दिगंबर। यहाँ पे क है और यहाँ पे स्वर आ गया है तो बदल गया है किसमें, तीसरे में, यानी कि ग में। उसी तरह दिक धन गज, तो यहाँ पे पहला है और यहाँ पे क्या आ गया है, तीसरा आ गया है। हमने कहा था कि या तो तीसरा है या तो चौथा है या फिर कोई स्वर आए या फिर र ल व ह आए, तो यहाँ पर तीसरा आया है और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। वाक धन ईस, यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक स्वर आ गया है। हमने क्या कहा था कि तीसरा है, चौथा है, या र ल आए या फिर कोई स्वर आ जाए, तो यहाँ पर स्वर आ गया है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा। किसका तीसरा, तो ये क का तीसरा, यहाँ पे क्या आ गया है, ग, यानी कि वागीस।
देखिए व्यंजन संधि स्वर संधि की अपेक्षा काफ़ी हार्ड है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में याद हो जाए, आपको 2-3 बार देखना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो च है ये ज में बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो च है इसका तीसरा क्या होता है? ज होता है। च छ ज। अच धन अंत ये हो जाएगा अजंत। किस में बदल गया है? च ज में बदल गया है। ज में क्यों बदला है? च में अगर आप देखेंगे तो च पहला होता है, छ और ज तीसरा होता है। और यहाँ पे क्या है कि च के बाद क्या आ गया है? कोई स्वर आ गया है। नियम क्या है? या तो तीसरा है, चौथा है, य र ल व ह है, या फिर क्या है? कोई स्वर है। तो यहाँ पे स्वर आया है। अच धन आदि, यहाँ पर भी स्वर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आजादी। यहाँ पे जो ट है ये किस में बदलेगा? ड में बदलेगा। ड में ही क्यों बदलेगा? क्योंकि ड का ये तीसरा है। ट ठ ड ये तीसरा नंबर है। सट धनानन षडानन, सट धन यंत्र षड्यंत्र, सट धन षड दर्शन सट धन दर्शन। तो आप केवल उदाहरण भी याद रख सकते हैं, उदाहरण कई बार पूछा गया है। अब त है ये किस में बदलेगा? द में बदलेगा। द में क्यों? क्योंकि द क्या है? तीसरा है। यहाँ पे पहला आना चाहिए और उसके बाद कोई स्वर आ गया है, या तीसरा चौथा कोई आ जाए, या फिर य ल व आ जाए, तो क्या हो जाएगा? त बदल जाएगा द में। तत् धन उपरांत बराबर है तदुपरांत। सदा से क्या होगा? सत्य धन आशय। तदंतर का होगा तत् धन अंतर। प उसी तरह बदलेगा किसमें? ब में बदलेगा, क्योंकि ये तीसरा है। अप धन द बराबर है अब्द। अब्ज का क्या होगा? अप धन ज। ये था पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है कि जो किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, जैसे 5 वर्ग होते हैं तो 5 पहले वर्ण होंगे, क च ट त प, इनका मिलन यदि न या फिर म वर्ण से हो जाए, ठीक है, न या फिर म वर्ण से हो जाए, जैसे जो पांचवा होता है, जैसे पहले में अंगा होता है, दूसरे में इया होता है, तो पांचवा में हो जाए, या फिर न आ जाए, म आ जाए, अड़ आ जाए, या फिर ज आ जाए, तो क को अंग, च को ज, ट को ड़, त को न तथा प को म में बदल दिया जाता है। ये जो उदाहरण है कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। जैसे वाक धन मय बराबर क्या हो गया? वांग्मय। यहाँ पे प्राक धन मुख बराबर क्या हो गया? प्रांगमुख। इसी तरह ट ड में बदलने का जो उदाहरण है सट धन मूर्ति, तो ये हो जाएगा षणमूर्ति। सटमुख, सटमुख का क्या होगा? सट धन मुख। उसी तरह जो त है ये नौ में बदल जाता है, जैसे उत धन नति बराबर क्या हो गया? उन्नति। जगन्नाथ का कई बार पूछा गया है, तो ये होता है जगत धन नाथ। कई बार परीक्षा में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा नियम लगा है, केवल ये पूछ लिया जाएगा कि उन्नति का सही संधि विच्छेद क्या है। एक जगह लिख दिया उनी धनती, एक जगह लिख दिया ये वाला, एक जगह अलग अलग, आपको बताना होगा कि कौन सही है। प को म में बदलने का उदाहरण उसी तरह है, अप धन मय हो जाएगा अमय। जो तीसरा नियम है इसमें यह है कि जब त का मिलान क ग घ द द भ ब भ य र व या फिर किसी स्वर से हो, तो जो ये त है ये क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। म के साथ क से म तक किसी भी वर्ण के मिलान पर म के जगह पे अंतिम नासिक वर्ण बन जाएगा। अंतिम नासिक वर्ण कहने का क्या मतलब है? म के साथ अगर क आ जाएगा तो म में अंतिम वर्ण क्या होता है? वो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए म में कोई आ गया, यहाँ पे समधन ख्या, तो यहाँ पे क्या बन गया? संख्या। अब यहाँ पे ये ख है, तो ख का पांचवा क्या होता है? अगर आप देखेंगे तो क ख ग घ और अंग होता है, तो ये हो गया अंगा, आपको दिख रहा है। सम गम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? संगम। उसी तरह अगर आप देखें च छ के साथ, तो ये हो जाएगा समधन चय बराबर क्या हो जाएगा? संचय। किसी भी मतलब म के साथ कोई भी अगर वर्ण आ जाता है तो उसका पांचवा हो जाएगा, यही इस वाले रूल्स में कहा गया था। अगर यहाँ पे हम देखें म के साथ ट ठ ड, तो यहाँ पर आपको दम धन ड बराबर दंड होगा, खम धन ड बराबर खंड होगा। उसी तरह म के साथ अगर त थ द न आए तो क्या होगा? सम धन तोष बराबर संतोष होगा, किम धन नर बराबर किन्नर होगा, सम धन देह बराबर संदेह होगा। म को अगर हम प फ ब भ म के साथ जोड़ें तो समधन पूर्ण बराबर संपूर्ण होगा, समधन भव बराबर संभव होगा। उसी तरह त को अगर हम ग घ द ब भ य र ल व के साथ जोड़ें तो सत्य धन भावना बराबर सद्भावना होगा, जगत धनीश बराबर जगदीश होगा। तो जहाँ जहाँ पर हम ट्रिक लगा रहे हैं समझिए कि ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
चौथा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए नियम ये है कि त को छोड़ करके च या छ होने पर, च स या फिर झ होने पर, ज ट या फिर ठ होने पर ट बन जाएगा, ड ढ होने पर ड बन जाएगा और ल होने पर आधा ल हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं अगर आप त के साथ, तो यहाँ पर च छ झ ट और ल में क्या किया गया है कि उत्तधन चारण हुआ है। तो त किस में बन गया है, च में बदल गया है। उसी तरह यहाँ देखिए सतधन ज, तो यहाँ किस में, ये जो त है किस में बन गया है, ज में बदल गया है, सज्जन हो गया है। उत्तधन डयन उड्डयन, उत्तधन लास उल्लास। तो ये है व्यंजन संधि जो कि काफ़ी हार्ड है, परीक्षा में क्वेश्चन भी इससे बहुत कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इसे और विस्तार में देखना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर उस वीडियो के लिए आपको करीब 10 घंटे का समय देना पड़ेगा। अब अभी तक आपने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि, अब यह है विसर्ग संधि। विसर्ग में क्या होता है कि शुरू में विसर्ग आएगा और उसके बाद स्वर या फिर व्यंजन आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या था कि स्वर के बाद स्वर ही आएगा। व्यंजन संधि में क्या था कि व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन कोई भी आए। उसी तरह विसर्ग में विसर्ग शुरू में होगा, बाद में स्वर या फिर व्यंजन आए, तो उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। जैसे मनः धन अनुकूल, यहाँ पे विसर्ग हो गया है तो ऑटोमेटिक ये विसर्ग संधि हो गए। तो मनः धन अनुकूल बराबर होगा मनोनुकूल, निधन अक्षर निरक्षर, निधन पाप निष्पाप। इसके नियम आप देखिए। तो इसमें क्या होता है कि विसर्ग के साथ च या फिर छ का मिलन होगा तो विसर्ग के जगह पे स बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए निधन चय, तो कहा गया था कि च या फिर छ आएगा तो क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, ये वाला स। तो यहाँ पे च आ गया है तो यहाँ पे आपको निश्चय, निश्चय को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह विसर्ग के बाद अगर छ आ जाए तब भी क्या होगा, यही वाला स आएगा। तो यह है विसर्ग का पहला नियम कि यदि च या छ के बाद विसर्ग के बाद च या छ आए तो स बनेगा, और विसर्ग के पहले अ और बाद में अ हो, अथवा वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण हो, या फिर य र ल हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या आ गया है, वो अ आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया है। मनोधन अनुकूल बराबर है मनोनुकूल, मनोधन बल बराबर है मनोबल। दूसरा नियम उसी तरह है कि अ या फिर आ को छोड़ करके कोई स्वर आ जाए और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग का तीसरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि क ख ग, ये तीसरा है, चौथा घ हो जाएगा। तो तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व ह हो, इनमें से कोई हो तो विसर्ग में र का आधा र हो जाता है और स के स्थान पर उसी तरह आधा स हो जाता है। जैसे दुग्धन शासन बराबर है, ये आधा भी हो जाएगा दुशासन। निधन शुल्क बराबर है निःशुल्क, निधन आहार बराबर है निराहार, निधन धन बराबर है निर्धन। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के साथ ट ठ स के मेल पर क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए धनुधन टंकार, तो यहाँ पे ट है तो इसलिए क्या हो गया है, यहाँ पे आधा स। चतुर्धन टीका, यहाँ पे ट है तो यहाँ पे आधा स आपको ये देखने को मिल जाएगा, चतुष्टीका। ये वैसे परीक्षा में बहुत कम पूछा गया है। अगर स्वर संधि के उदाहरण 5 पूछे जाएंगे तो यहाँ से 1 पूछा जा सकता है। चतुर्धन षष्ठी बराबर है चतुष्षष्ठी, निधन चल बराबर है निश्चल, निधन छल बराबर है निश्चल, ये दोनों पूछा गया है। दुधन शासन बराबर है दुशासन। चौथा नियम है कि विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या फिर आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ग क ख प फ में से कोई भी हो तो स बन जाएगा। यानी कि अगर निह के बाद क ख प फ में से कोई हो तो क्या बन जाएगा, आधा स। यहाँ पे देखिए निष्कलंक हो गया है। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो यह है अधःधन पतः बराबर है अधःपतन, प्रातःधन काल बराबर है प्रातः काल, अंतःधन पूर्व बराबर है अंतर पूर्व। अब कई सारे इसके अपवाद भी हैं जिनको आपको याद ही करना होगा क्योंकि कई बार परीक्षा में ये आपसे पूछे गए हैं। भाधन कर बराबर है भास्कर, नमाधन कर कार बराबर है नमस्कार, पुराधन कार बराबर है पुरस्कार, श्रेयसधन कर बराबर है श्रेयस्कर, बृहधन पति बराबर है बृहस्पति, पुराधन कृति बराबर है पुरस्कृत,
तिराधनकार बराबर है तिरस्कार। तो ये आपको डायरेक्ट याद ही करना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ और भी अपवाद हैं। पुनःधन अवलोकन बराबर है पुनरावलोकन, पुनःधन इच्छड़ बराबर है पुनरीक्षण, पुनःधन उद्धार बराबर है पुनरुद्धार, पुनःधन निर्माण बराबर है पुनर्निर्माण, अंतःधन द्वंद्व बराबर है अंतःद्वंद्व। अपवाद वो होते हैं जिन पे कोई नियम नहीं लगता है, तो इसे हम अपवाद कहते हैं। यहाँ पे देखिए सज्जन का संधि विच्छेद आपको बताना होगा, तो बताइए सज्जन में क्या होगा, सत्य धन जन, यहाँ पे जो यहाँ पे आधा देखने को मिल जाता है। ये हो गया सज्जन का संधि विच्छेद। इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो हिंदी व्याकरण के मैराथन सीरीज का यह पहला भाग था। इसके बाकी के पार्टों को देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फिर पहला कमेंट बॉक्स जरूर चेक करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।